हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भौगोलिक विचारधारा ज्योग्राफिकल थॉट का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 126 से 150 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 126 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक अरब भूगोलवेत्ता पर लागू होता है। ऑप्शन ए, उन्होंने भूगोल की अनेक संकल्पनाओं का विकास किया। ऑप्शन बी, भूगोल में उनका मुख्य योगदान खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर किए गए मापनों के क्षेत्र में था। ऑप्शन सी, उन्होंने आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखी तथा ऑप्शन डी, उन्होंने यात्रा वर्णनों के लेखन को महत्व दिया। तो देखिए इसमें से दिया है कि अरब भूगोलवेत्ता पर मुख्य रूप से इसमें लागू होता है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो उनका मुख्य योगदान देखने को मिलता है, अधिकांश योगदान उनका खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर किए गए मापनों के क्षेत्र में था। खगोलीय क्षेत्र में इन्होंने प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन इसलिए किए क्योंकि अरब कंट्री ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का जो आकाश है स्वच्छ है और स्वच्छ आकाश में उन्होंने खगोल की तरफ देखा और इस आधार पे स्वच्छ आकाश का होना भी एक योगदान है उनका कि खगोलीय क्षेत्र में उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि रोम भूगोलवेत्ताओं का मुख्य योगदान ऐतिहासिक एवं गणितीय भूगोल में था। ऑप्शन 2 है कि विश्व मानचित्र बनाने हेतु टालमी ने खगोलीय सिद्धांतों का प्रयोग किया है। ऑप्शन 3 है, इरेटोस्थनीज द्वारा अज्ञात देश की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा से वक्तव्य सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 व 3, ऑप्शन सी है 2 व 3, ऑप्शन डी है 1, 2 व 3। तो देखिए इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन केवल 1 व 2 हो जाएगा। सही वक्तव्य बताना है क्योंकि जो अज्ञात देश की संकल्पना है, इसकी बात करें कि अज्ञात देश की संकल्पना दिया गया था, तो अज्ञात देश की संकल्पना टालेमी महोदय द्वारा दिया गया था, ना कि इरेटोस्थनीज द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, अल मसूदी ने पतंजलि की पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया। ऑप्शन 2 है कि इब्न बतूता को चीन हेतु दिल्ली सल्तनत का राजदूत नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन 3 है कि अरबों ने भू केंद्रित संकल्पना ग्रीक से ग्रहण की। इसमें से बताना है आपको उपरोक्त में से कौन सा वक्तव्य सही है, सही बताना है। तो देखिए इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 देख लीजिए, अल मसूदी ने पतंजलि की पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया, तो ये गलत है क्योंकि अल मसूदी में नहीं किया था बल्कि ये अल बरूनी द्वारा किया गया था। अल बरूनी द्वारा कह सकते हैं कि पतंजलि की पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया गया था, तो ये तो गलत हो गया। तो एक गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन 1 तीनों में दिया हुआ है। तो सही हो जाएगा सी, जो इब्न बतूता है इनको चीन हेतु दिल्ली सल्तनत का राजदूत नियुक्त किया गया था, ये सही है। और अरबों ने भू केंद्रित संकल्पना ग्रीक से ग्रहण की, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 व 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 129 देखते हैं कि विश्व के मानचित्र को बनाने के लिए टालमी ने ऊपरी तौर पर निम्नलिखित प्रक्षेप के एक परिवर्तित रूप का उपयोग किया था। ऑप्शन ए है शंक्वाकार, ऑप्शन बी है दिगंशीय समदूरस्थ प्रक्षेप, ऑप्शन सी है मार्केटर प्रक्षेप और ऑप्शन डी है बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। तो देखिए टालमी ने जो कह सकते हैं कि एक परिवर्तित रूप का उपयोग किया, किस प्रक्षेप का, इसमें से तो उन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेप का ही परिवर्तित रूप का उपयोग किया। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या है 130 है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, हम्बोल्ट एक युग परिवर्तक और सर्वतोन्मुखी प्रतिभा वाले विद्वान थे। ऑप्शन 2 है, हम्बोल्ट ने भूगोल में ही नहीं बल्कि जलवायु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि में भी योगदान दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो ये होगा कि इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। हम्बोल्ट एक युग परिवर्तक कह सकते हैं, सर्वतोन्मुखी प्रतिभा वाले धनी विद्वान थे और इन्होंने जलवायु विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान आदि सारी चीजों में इन्होंने योगदान दिया है।
प्रश्न संख्या 131 है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लेखक एक तरफ दिया है, एक सूची में पुस्तक दिया हुआ है। देखते हैं किस लेखक द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है। तो ये जो रीटर महोदय हैं, तो रीटर की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है ये है आर्डकुंडे। हम्बोल्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना है कासमास। वारेनियस का हो जाएगा इसमें जियोग्राफी जनरलिस। वो होमर का हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी हो जाएगा होमर का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कार्ल रीटर बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे और आर्डकुंडे नामक प्रतिष्ठित ग्रंथमाला के रचनाकार थे ये। ऑप्शन 2 है कि आर्डकुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी के विज्ञान भूगोल के लिए प्रयुक्त होता था। इसमें बताना है सत्य कथन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी। 1 व 2 दोनों सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 133 है कि वान हम्बोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वान हम्बोल्ट ने क्या कहा? देखिए इन्होंने कृषि विधि में होने वाली विभिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को जो तुंगता, तापमान और वनस्पति की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक। ऑप्शन 2 है कि उसने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यीकरण में प्रतिफलित हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है इसमें। तो ये तो हम जानते हैं कि जो वान हम्बोल्ट है इन्होंने तुंगता यानी उच्चावच, तापमान और वनस्पतियों की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबिंबित करते हैं यानी जो उच्चावच व तापमान वनस्पतियों में इन्होंने अंतर संबंध बताया कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये तो सही है। और इन्होंने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यीकरण में प्रतिफलित हुआ। तो ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 134 है कि ऑप्शन 1 है कि रीटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रत्यय पर आधारित था। ऑप्शन 2 है पृथ्वी पर प्रेक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबद्ध रीटर के संप्रत्यय उद्देश्यवादी थे। तो इसमें से बताना है सही कथन। देखिए तो वो तो विविधता में एकता, ये तो उनका मुख्य कथन है, इसको वो मानते हैं। और फिर दूसरा है कि वो उद्देश्य वाले थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 135 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है अल्बरूनी ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था कि दक्षिणी गोलार्ध अधिकांशतः एक खुला महासागर है और यह कि विश्व का अधिकांश स्थलीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन 2 है इब्न बतूता ने अपने लेखों में उद्भूत किया था कि हिंदुओं का यह विश्वास था कि ज्वारों की उत्पत्ति चंद्रमा के कारण होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ये भी हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार करिए और देखिए इसमें क्या हमें सही कथन बताना है। सही कथन, तो सही कथन यही हो जाएगा। 1 व 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ऑप्शन 1 है कि अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में रीटर ने ईश्वरीय इच्छा का साक्ष्य पाया। ऑप्शन 2 है रीटर द्वारा संपूर्ण किए गए डाई आर्डकुंडे के सभी ग्रंथों में केवल अफ्रीका तथा एशिया का एक भाग ही अंतर्विष्ट है। कथन सत्य है। सही कथन बताना है। तो रीटर तो ईश्वरीय इच्छा का साक्ष्य मिलता है उनके जो भी भौगोलिक अध्ययन है ईश्वरीय इच्छा का। और रीटर द्वारा डाई आर्डकुंडे इसमें सभी ग्रंथों में उन्होंने अफ्रीका व एशिया का एक भाग ही अंतर्विष्ट है। सही है, दोनों सही है, हाँ ऑप्शन सी। 1 व 2 इसमें दोनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 137 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है टालमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। इन्होंने टालमी के द्वारा किए गए कार्य पर अनुमान लगाया, वही कोलंबस लगाया कि एशिया जो है यूरोप के पश्चिम में होगा। तो वही उन्होंने एशिया की खोज में कोलंबस पहुंच जाते हैं कहाँ? अमेरिका। ऑप्शन 2 है कि स्ट्रैबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नार्डल में बाढ़ की सही व्याख्या की। तो इसमें बताना है हमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना है। तो देखिए
इसमें भी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि टालमी का मानचित्र कार्य इनका देखा तो कोलंबस अनुमान लगाते हैं कि जैसे यूरोप हो गया तो यूरोप के पश्चिमी एशिया, यहाँ पे एशिया है, तो इसकी यात्रा करते हुए अति निकट करते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं, और एशिया बल्कि इसे सुदूर दक्षिण पूर्व में है या कहेंगे दक्षिण में है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, और ये भी सही है कि स्ट्रैबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा के कारण बताते हुए एक नारडल में बाढ़ की सही व्याख्या की। प्रश्न संख्या 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है कि स्ट्रैबो ये जियोग्राफी नामक 17 खंडों की कृति प्रकाशित की थी। ऑप्शन बी है कि टालमी आल्माजेस्ट या जियोग्राफिक सिंटैक्सिस नामक प्रसिद्ध कृति प्रकाशित की। ऑप्शन सी हिप्पारकस यानी लंबकोरी तथा त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए। ऑप्शन डी है हिकेटियस अक्षांशों और देशांतरों का निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार किया। सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो सही नहीं है, क्योंकि जो एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार किया ये भी किया था हिप्पारकस ने ही। और तो सारे सही हैं। आगे देखते हैं। देखिए 139 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि हार्टसोन ने 20वीं शताब्दी में भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन 2 है कि हार्टसोन ने अपने पूर्ववर्ती जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित विचारों तथा संकल्पनाओं का सम्यक अध्ययन किया था। इसमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 140 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि हार्टसोन के मतानुसार भूगोल एक क्षेत्रीय या स्थानिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 2 है हार्टसोन ने हेटनर और कार्ल सावर के दृष्टिकोण का विरोध किया था। और ऑप्शन 3 है कि हार्टसोन ने क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना की समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत की। तो इसमें से बताना है सत्य कथन। सत्य कथन कौन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें जो सत्य हो जाएगा ऑप्शन 1 तो सही है, और ये गलत हो जाएगा दूसरा कि हार्टसोन ने हेटनर और कार्ल सावर के दृष्टिकोण का विरोध किया। ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, इसमें 1 व 3 ही सही होगा। प्रश्न संख्या 141 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है डार्विन के मतानुसार प्रत्येक जीवित तत्व आरंभ में सरल होता है और उसके विभिन्न अंग परस्पर इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2 है कि डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकार का जीव अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है हमें। सत्य हो जाएगा दोनों कथन, ये ऊपर दिए गए कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 142 है कि हार्टसोन ने भूतल के अंतर्गत निम्न भू क्षेत्र सम्मिलित किए। ऑप्शन 1 स्थल मंडल, ऑप्शन बी जल मंडल, ऑप्शन 3 है कि वायुमंडल। कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है, इसमें से तीनों हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 143 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है हार्टसोन संभववाद के समर्थक थे, उन्होंने मनुष्य के पर्यावरण के परिवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया। ऑप्शन 2 हार्टसोन ने अनेक स्थानों पर मानवीय तत्वों को भौतिक तत्वों से अधिक प्रभावशाली माना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है हमें इसमें से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सत्य हैं। कौन सा सुमेल कौन सा इसमें असत्य बताना है। देखिए इसमें एक तरफ विद्वान दिया है, एक तरफ जन्म स्थान दिया है, हमें इसमें बताना है कौन सा विद्वान कहाँ का है। देखिए इसमें असत्य पूछा है, तो जो हार्टसोन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ये भी सही मिलान है। सैफर है जर्मनी दिया है, ये भी सही है। वो हम्बोल्ट भी जर्मनी के है, ये सही है। डार्विन जो है फ्रांस के नहीं है बल्कि ये कहाँ के हैं, जो डार्विन है ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है पर्यावरणीय कारकवाद का मूल स्रोत डार्विन एवं स्पेंसर का विकासवाद है। ऑप्शन 2 है डेविस के अपवर्तन चक्र की अवधारणाएं भी पर्यावरणीय कारकवाद पर ही आधारित है। तो इसमें जो सत्य कथन पूछ रहा है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सत्य हैं। प्रश्न संख्या 146 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए आप। ऑप्शन 1 है भूगोल में विकासवाद को अपनाने और तदनुसार भौगोलिक तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेय फ्रेडरिक रेटजेल को दिया जाता है।
वो ऑप्शन 2 है, रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी था, उपरोक्त में से कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन 2 तो सही है कि जो एंथ्रोपोजियोग्राफी था ये रेडजेल की पुस्तक है। और ऑप्शन 1 कह रहा है कि विकासवाद को अपनाने और तदनुसार भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या प्रस्तुत करने का सर्वाधिक महत्व श्री फ्रेडरिक रेडजेल को दिया जाता है। देखिए विकासवाद का श्रेय जो जाता है ये डार्विन महोदय को जाता है, डार्विन को दिया जाता है विकासवाद का, डार्विन डार्विन और स्पेंसर महोदय को, स्पेंसर को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147 दिया है। कथन ए है कि यूनान और रोम की वैसे जलवायु दशाओं में विकसित नहीं हुई जैसी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका व चिली में हुई। कारण है कि समान भौतिक पर्यावरण एक ही प्रतिक्रिया सर्वदा जनित नहीं करते हैं। तो इसमें जो है, इसमें दोनों कथन सही है, व्याख्या तो नहीं कह सकते हैं कि सही है, बट दोनों कथन सही है क्योंकि यूनान और रोम जैसी जलवायु दशाओं में विकसित नहीं हुआ है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली में हुआ था। और समान भौतिक पर्यावरण एक ही प्रतिक्रिया सर्वदा जनित नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 148 है कि अरब भूगोलवेत्ताओं ने खगोलीय क्षेत्र में अधिक प्रगति की। कारण है कि अरब की जलवायु शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रकार की होने के कारण रात में आकाश स्वच्छ रहता था। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि सही भी और कारण भी इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि आकाश स्वच्छ था, इस तरह से ग्रह, नक्षत्रों, तारों को ऑब्जर्व करना काफी आसान था, इसलिए वहां पे हमें नक्षत्र या खगोल विज्ञान में अधिक प्रगति देखने को मिला अरब में। प्रश्न संख्या 149 है कि अंध युग में भूगोल के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। कारण इस अवधि में बौद्धिक विचार विमर्श धर्म तंत्र द्वारा दिशा निर्देशित था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि सही बता रहा है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि धर्म तंत्र के आ जाने की वजह से ज्यादा उसमें प्रगति नहीं हुई भूगोल के विकास में। प्रश्न संख्या 150 है कि यदि भौगोलिक चिंतन के इतिहास को दो बृहद भागों में व्यक्त किया जाए तो वह होना चाहिए कांट के पूर्व काल व कांट के पश्चात का काल। वह है कि कांट प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को पूर्ववर्ती धर्म बंधन से मुक्त कराकर उसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो सही, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका और सही स्पष्टीकरण भी है। यह आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।